अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, 2.5 साल में मईशत पर इमरान खान साहब की जानिब से तीसरी बार तब्दीली की गई है। काबीना में मजीद तब्दीलियों की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। 1-2 दिन में मजीद ये कहा जा रहा है कि ऐलानात भी मुतवक्के हैं, मगर गवर्नेंस के साथ साथ महंगाई पर काबू पाना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। हमने देखा कि खुद इमरान खान साहब की जानिब से भी मुतादिद बार नोटिस लिए गए, इजलास बुलाए गए, खुद ये दावा किया जाता रहा कि महंगाई कम होगी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आखिर वजूहात क्या हैं, और साथ में इस पर भी बात करेंगे कि काबीना में जो रद्दोबदल की खबरें सामने आ रही हैं, इससे क्या सूरत हाल में बेहतरी आएगी, क्या गवर्नेंस के मामलात बेहतर होंगे, अवाम को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि नए वजीर खजाना हमाद अजहर की जानिब से हमने देखा कि आते ही कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं, जहां पेट्रोल 1.5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया गया है, वहां भारत से चीनी और कॉटन दरामद करने का भी फैसला किया गया है। भारत से तजारत का अमल शुरू हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर भी तनकीद हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का एक उसूली मौकिफ रहा है कि जब तक 370 और 35A वापस नहीं होते तब तक भारत से कोई तजारत नहीं होगी। अब इस उसूली मौकिफ में तब्दीली की वजह क्या है, अब क्यों हुकूमत उसूली मौकिफ से पीछे हट रही है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे नाजरीन। इसके साथ साथ PDM का मुस्तकबिल क्या रह गया है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। सारी मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे और सीनियर रहनुमा PTI फारूक हबीब साहब। फारूक हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम और आपके वक्त का भी शुक्रिया। फारूक हबीब साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। जाहिर है भारत से ताल्लुकात तो बेहतर हो रहे हैं, तिजारत भी बहाल हो गई है, लेकिन जाहिर है हुकूमत का एक उसूली मौकिफ रहा है इस पर कि जब तक 370 और 35A बहाल नहीं होते कोई तिजारत नहीं होगी। अब क्यों हटना पड़ रहा है हुकूमत को अपनी उसूली मौकिफ से पीछे? देखिए, बात यह है कि हुकूमत अपने मौकफ के ऊपर आज भी कायम है। 22 करोड़ की आवाम जो है वो यहाँ पर है और 1.5 लाख से ज्यादा के लोग जो हैं वो भारत के अंदर मौजूद है। और आपने देखा कि पिछले दिनों यौम पाकिस्तान के मौका के ऊपर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो एक खत भी पाकिस्तान के वजीर आजम के नाम पर लिखा गया, जहां पर अमन की और डायलॉग के हवाले से बात की गई। हमने भी उसका जवाब जो है वो मुस्बत दिया और उसमें हमने आजाद जम्मू कश्मीर के मसले के हल का भी जिक्र किया और उसके हल को मीनिंगफुल डायलॉग के जरिए जो है वो हल करने के हवाले से बात की गई। तो उसको हमने किसी सूरत पसे पुष्ट नहीं डाला। जहां तक रही बात RSS की आइडियोलॉजी के हवाले से, जहां तक रही बात ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, तो वजीर आज़म इमरान खान ने हर फोरम के ऊपर जो मोदी का ये चेहरा है उसे बेनकाब किया और दुनिया को ये चीज बताई और दुनिया ने इस चीज को माना भी। जिस तरह वेस्टर्न मीडिया ने मोदी को इसके ऊपर बैश किया, उनके ऊपर भी एक यकीनन पूरी दुनिया से एक प्रेशर डेवलप हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने उस खत के अंदर उसकी जो लैंग्वेज है और जिस किस्म का अमन का डायलॉग का इजहार किया गया, तो मैं समझता हूँ ये उसका नतीजा है। जहां तक रही बात आज तजारत के हवाले से, तो बड़ा अहम है, हमने अपनी मुल्की जरूरियात को भी सामने रखना है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया और नेगेटिव ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब जो कपास है उसकी मुसलसल पिछली 1 दहाई के अंदर उसकी बेल्स के अंदर कमी वाकया होती जा रही है और ये हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का मेन रॉ मटेरियल है जो धागा है। और धागा अगर आज आप पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, ब्राजील से, अमेरिका से, इजिप्ट से, टर्की से, जहां भी, तो मौजूदा कोविड के सूरत हाल के अंदर सप्लाईज डिस्टर्ब हुई हैं, शिपमेंट्स के किरायों के अंदर डबल इजाफा हुआ है और यहाँ मुल्की एक्सपोर्ट्स के बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारे पास ऑर्डर्स हैं। उन ऑर्डर्स को बर वक्त पहुंचाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है और धागे की कीमतें बढ़ी हैं। आज इस ऐलान से मुस्बत फायदा ये हुआ कि फैसलाबाद के अंदर बहुत बड़ी यान मार्केट है पाकिस्तान की, जो यान का पर बैग का रेट 15,000 रुपए से 10,000 रुपए पे आ गया। यानी जो होर्डर था जिसने होर्डिंग की हुई थी उसको भी मार्केट के अंदर धागा जो है वो बेचना पड़ा और इसको आज पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, कारोबारी सेक्टर के अंदर इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है इस फैसले को। और यकीनन अभी इसके ऊपर अमल दरामद तो जो है वो आइंदा जून से शुरू होगा, लेकिन आज ही मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया। इसी तरह शुगर है, शुगर भी अगर ये तजारत पहले भी होती रही है, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वाघा बॉर्डर के जरिए होती रही है और जो चीज की जिस मुल्क में कमी होती थी वो पूरी हो जाती थी
आपकी कीमतें इस पाबंदी के बाद भारत में भी इजाफा हुआ है, वहां भी सही। इन्फ्लेशन आई है खाने पीने की चीजों में, पाकिस्तान में भी आई है। तो मैं ठीक है। समझता हूँ ये मुस्बत पेशरफ्त है, ठीक है। इसको हमें आगे बढ़ाना है। सही है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी फारूक हबीब साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनजर रखना होता है और ज़ाहिर तिजारत पहले भी होती रही, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत का एक उसूली मौक़िफ़ रहा है। आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत? देखिए, फ़ारूक हबीब साहब से मैं बड़ी अदब के साथ मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा। माशाल्लाह आजकल परफॉर्मेंस इनकी बड़ी शानदार है और इनको वज़ारत भी मिलेगी और एक अच्छा इजाफ़ा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत करने वाले आदमी हैं और साबित किया इन्होंने। देखिए, 2-3 चीज़ें फ़ारूक साहब ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि आपका मौक़िफ़ यानी पीटीआई का मौक़िफ़ थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है कश्मीर और हिंदुस्तान के हवाले से। देखिए, हर चीज़ की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस वक्त हिंदुस्तान पे जितना दबाव है और दबाव बढ़ता चला जा रहा है, 3 तरह से दबाव है। देखिए, कश्मीर की आज़ादी बावजूद इस बात के कि 1.5 बरस हो गया जिस तरीके से कश्मीर पूरा लॉकडाउन है वो लड़ रहे हैं और उन्होंने हर अरबा इस्तेमाल कर लिया, 7 लाख की फ़ौज रख के भी उनको नहीं दबा सके। कितने 40-45 लाख से ज़्यादा कश्मीरी नहीं है। एक ये है कि पहली तो मुझे लगता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले भी, बाकी लोग भी, उनको एक ज़द पहुँचेगी ये क्या किया पाकिस्तान ने। दूसरी बात इस हवाले से यह है कि आप देखें कि हिंदुस्तान फ़ारूक साहब इतना ज़िच हो गया था, ख़ास तौर पे जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने, इन्फोलैब ने एक्सपोज़ किया, फिर जाली मीडिया आउटलेट के ज़रिए जो कर रहे थे उससे एक्सपोज़ हुए थे। अब ये एक हिंदुस्तान में फ़िज़ा बन रही थी कि अब ये बातें आना शुरू हो गई थी कि मोदी ने कहना शुरू कर दिया था कि ये 370 को मैं कैसे वापस लूँ, और फिर कहा गया आती नहीं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास जाके इसको रिवर्स करवाया जाए। भाई, अब तो वक्त आ गया था कि आप उस तरफ जाते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से इनकी हुकूमत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था, ठीक है, आज भी प्राइम मिनिस्टर को जो ट्वीट किया है हिंदुस्तान के, जब उन्होंने किया था इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौम चाहती है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन इसके लिए कश्मीर ज़रूरी है। मैं फ़ारूक साहब ये नहीं कह रहा कि कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं आप, मैं नहीं कह रहा कश्मीर पर मौक़िफ़ आपका कमज़ोर। इसकी टाइमिंग इस स्टेज पर जब आपने ये बात कह दी थी कि जी किसी सूरत में भी हम बात नहीं करेंगे तिजारत वाली जब तक कि कश्मीर पे बात नहीं होगी। आपको याद है पहले 50 बरस में क्या हुआ, पाकिस्तान कहता था कश्मीर पे बात होगी, हिंदुस्तान कहता था पहले ट्रेड पे होगी। मुशर्रफ ने आके चेंज किया, रिवर्स किया, हम हिंदुस्तान की बात मानी, हमने कश्मीर का भूला, ट्रेड पे हमने बात की। उसके बाद आप देखते हिंदुस्तान को कितना माइलेज मिला, फिर आ गया उसमें 9/11 आ गया, उसके बाद हमारी पोजीशन कुछ और हो गई। अब बदलते हालात में मेरा ख्याल है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट अब स्टैंड लेती, देखें ये चीज़ें तो और जगहों से भी इंपोर्ट रख सकती है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी से तल्लुकात तो बेहतर होते हैं ना। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो इस्तांबुल प्रोसेस है, दुशंबे में मीटिंग हुई, जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान के, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से कोई बात भी नहीं की एक दूसरे से। भाई थोड़ा सा आप अगर दरवाज़ा खोल रहे हैं, थोड़ा सा आप लचक का मुजाहरा करें तो हिंदुस्तान भी तो करे। अभी लोग कहेंगे जी देखे पाकिस्तान ने आ गया ना, अपनी बात पे बड़े नारे लगाते थे, मोदी हिटलर दुआता फलाना सब खत्म हो गया, और आए ना हमारे साथ जरूरत पड़ी है पैसों की, ट्रेड की, तो हमारे पास आ गए। मेरा ख्याल है हमारे मौक़िफ़ को ज़द पहुंची इससे। ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब भी रहनुमा पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर मौक़िफ़ रहा है भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। अब ज़ाहिर हुकूमत की जानिब से भी एक इनिशिएटिव लिया गया है, बड़ा इनिशिएटिव। तो आपको लगता है कि इसके बाद मुआशी हवाले से सूरत हाल में कोई बेहतरी आएगी? अभी जिस तरह से फारूक हबीब साहब भी बात कर रहे थे कि मुल्क की ज़रूरियात को ज़ाहिर मद्देनजर रखना होता है। सही, फैसल करीम कुंडी साहब से राबिता करने की कोशिश करेंगे। फारूक हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी एहतशाम साहब भी जिस तरह से बात कर रहे थे कि ज़ाहिर पाकिस्तान अगर एक कदम आगे बढ़ाता है तो भारत को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए, और टाइमिंग के हवाले से कह रहे हैं कि ठीक है तिजारत बहाल की, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं थी। टाइमिंग के हवाले से भी बड़ी तनकीद हो रही है। नहीं, देखिए बात यह है कि हमारे ऊपर एक कॉन्टिन्यूस हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका एक प्रेशर अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आपको ये बताऊं कि आप जिस तरह बात हुई 1.5 साल से, जिस तरह एहतशाम साहब ने खुद इस चीज का इजहार किया कि वजीर आजम इमरान खान ने जो इकदाम लिए, जिस इफेक्टिव अंदाज से इमरान खान साहब ने मोदी का जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, जो वहां पर उसने कश्मीर के स्टेटस को चेंज किया, इस मौकफ को दुनिया के सामने रखा, दुनिया ने उस मौकफ को माना। ना सिर्फ हमने मौकफ रखा बल्कि हमने पाकिस्तान का एक नया सियासी नक्शा भी जो है वो सामने दुनिया के सामने रखा, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। तो हमने दुनिया के सामने अपना केस जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज से सामने रखा हुआ है। आज भी हम उस केस को भरपूर अंदाज से पुश कर रहे हैं।
लेकिन जहां तक आप देखें कि हमारी इकोनॉमिक जरूरियात भी हैं, जहां पाकिस्तान को इकोनॉमिक तौर के ऊपर बेहतरी के हवाले से चीजों की जरूरियात है, वहां पर उन जरूरियात को भी हम नजरअंदाज ठीक है। आप कह रहे हैं कि मुआशी जरूरियात को भी मद्देनजर रखना होता है। फैसल करीम कुंडी साहब से राबिता बहाल हो गया। फैसल करीम कुंडी साहब, एक मिनट बात सुन लें जी, सेकंड दे दें। जी जी जी, जहां हुर्रियत रहनुमाओं की जो पुरअमन उनकी जद्दोजहद है, उसकी हमायत हमेशा पाकिस्तान ने जारी रखी है। ना सिर्फ भारत क्यों खत लिखने पर आया, भारत को इनसाइड उनके अपने किसानों के तरफ से भी अंदरूनी तौर पर चैलेंजेस का सामना था और किसी ने ये नहीं माना। और ना सिर्फ उन्होंने कश्मीर के स्टेटस को चेंज नहीं करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने जितनी वहां पर भारत के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज हैं, उन सबको मोदी ने हिंदुत्व सोच के जरिए चेंज करने की कोशिश की। और ये वो सोच है जो भारत के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़ी आबादी और समझने वालों की ये वो सोच नहीं है। भारत को बहुत बड़ा एक डिसएग्रीमेंट का सामना भारत के मोदी को भारत के अंदर से भी है, वहां से भी आवाजें उठ रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा इकदाम, जिस इकदाम से मैं समझता हूं कि हमारी सनत को फायदा हो सकता है, हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स को हो सकता है, और हमने अपने लाखों मजदूरों को बेरोजगार होने से भी बचाना है। ये कोई फैसला, आप इस किस्म का फैसला बहुत सोच समझ के करते हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेलिब्रेट किया गया और इस पे कई महीनों से एहतशाम साहब डेलिब्रेशन की जा रही थी। चले कुंडी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी के पास जाएंगे तो आज उनके सेंटीमेंट जो हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट है इस हवाले से। कश्मीर के साथ सबके जज्बात जुड़े हैं। कश्मीर की आजादी हर पाकिस्तानी चाहता है। कश्मीर हमारी शाहराग है, उससे हम कभी इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है फारूक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एहतशाम साहब, फैसल करीम कुंडी साहब से भी राबिता करने की कोशिश हो रही है। अब जरा आ जाते हैं, अब ये जो काबीना में रद्दो बदल की खबरें सामने आ रही हैं। फारूक हबीब साहब, हमने देखा कि जब से पीटीआई हुकूमत में आई है मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। सिर्फ 2.5 सालों के अंदर हमने देखा 3 वजीर खजाना, 5 चेयरमैन FBI, 3 वज़ीर इत्तलात, फिर ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। क्या समझते हैं आप, तब्दीलियों की वजह क्या कारकर्दगी है, और क्या आप समझते हैं कि तब्दीलियों से जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी, कारकर्दगी बेहतर होगी आगे? जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है। कर पा लेगी गवर्नमेंट इन तब्दीलियों से? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तौर पे तो हम मैशत के ऊपर बात कर देते हैं। जिस हालत में हमें मुल्क मिला था, हाँ। 9 अरब डॉलर के हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बाकी थे, हमारा इंपोर्ट 60 अरब डॉलर के ऊपर थी, एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर पे थी, 40 अरब का ट्रेड डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब के ऊपर था। आज जहां पर हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत थी, हफीज शेख ने अच्छा परफॉर्म किया, करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस पे ले आए। आज ही की फिगर है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो 23.5 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गए हैं। तारीख में पहले एक बार 2016 में 23 अरब डॉलर पे पहुंचे थे। आज पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 23.5 अरब डॉलर के ऊपर है। आज रुपया मुसलसल तगड़ा हो रहा है, 152 रुपए के ऊपर आ गया है। आज हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हो रहा है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम वजीर आजम साहब लेकर आए, एहसास प्रोग्राम के तहत आज KPK की पंजाब की आबादी को 10 लाख रुपए का सेहत इंसाफ कार्ड, हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर दी गई है। आज 340 अरब रुपए का सरमाया फोरक्लोजर्स लॉज लेकर आए हैं हाउसिंग के लिए। जो रोटी कपड़ा मकान का नारा पीपल्स पार्टी लगाती थी, पूरा तो वजीर आजम इमरान खान कर रहे हैं। आज घरों के लिए आसान शराइत के ऊपर उनको सरमाया फराहम किया जा रहा है। आज जो है आप देखें कि पाकिस्तान के जितने माशी इंडिकेटर्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, कल यूरो बॉन्ड्स हमारे फ्लोट हुए तो 5 बिलियन डॉलर के इंटरेस्ट का इजहार किया गया। ये एतमाद का इजहार है। जहां तक रहेगी वज़रा की तब्दीली के हवाले से बात, देखें वो हमेशा वजीर आजम साहब अब मिड टर्म रिव्यू कर रहे हैं, 2.5 साल गुजर चुके हैं। हमेशा वो अपने वज़रा की कारकर्दगी के ऊपर नजर रखते हैं, उनको टारगेट्स देते हैं, उनको ऑन देयर टोज रखते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि अगर इसाकदार है तो वो समझी हैं, उस बुनियाद के ऊपर उनको वजीर बना दिया। उनका कोई रिश्तेदार तो वजारत के अंदर नहीं है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर किसी जगह के ऊपर उन्होंने चेंजिंग की है, तब्दीली की है, तो वो
मैच विनिंग प्लेयर्स को सामने सही, लाना ठीक चाहते है। हैं, इस जिससे पर आगे चल के पाकिस्तान का फारूक फायदा हबीब साहब बात करते हैं। माजरत के साथ मुझे जाना है फैसल करीम कुंडी साहब के पास। फैसल करीम कुंडी साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो जाहिर है बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। अब्दुल हफीज शेख को भी तब्दील किया गया है। अपोजिशन की एक बड़ी तनकीद रही है अब्दुल हफीज शेख पर कि IMF के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान में तो उनका कोई स्टेक ही नहीं है। तो अब जाहिर है अवामी नुमाइंदे को वजीर खजाना बना दिया गया है और आते ही जाहिर है उन्होंने बड़े फैसले किए हैं। पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई, डीजल की कीमत 3 रुपए कम हो गई। आपको कोई उम्मीद है, आपको लगता है कि बेहतरी आएगी, तब्दीली कोई नेक शगुन साबित होगी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है 2-3 चीज नहीं है लाइन पे। सही, ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मुझे मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कुंडी साहब, बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से काबीना के अंदर। अब जाहिर है अब्दुल हफीज शेख साहब को भी तब्दील किया गया है। बड़ी तनकीद की जाती रही है अपोजिशन की जानिब से अब्दुल हफीज शेख साहब की जानिब। अब तो अवामी नुमाइंदे को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया और हमने देखा कि आते ही उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। पेट्रोल 1.5 रुपये कम कर दिया गया, डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई। तो आपको लगता है कि बेहतरी की उम्मीद रखे अवाम, कोई बेहतरी के आसार हैं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब्दुल हफीज शेख साहब को जो है परसों जो है वो इन्होंने तकरीबन डिनोटिफाई किया और मौलाना साहब को जो है उन्होंने फेडरल मिनिस्टर का रह दिया। कल तक तो अब्दुल हफीज शेख साहब इनके बड़े अच्छे थे, वो मईशत ठीक करने वाले थे। उन्होंने मईशत बहुत अच्छी तरीके से बकौल इनके संभाल ली थी, टैक्स नहीं लगा रहे थे, लोगों का सहूलियात दे रहे थे, उनको वो सेंटर बना के वफाकी वजीर बना रहे थे। अगर ये इतने ही सिंसियर हैं हफीज शेख साहब के साथ, तो वो KP से या बलूचिस्तान से बना ले या जो है उस इन दोनों सूबों से बना सकते हैं कि वहाँ पे एक शरीयत है और वहाँ से उनको सेंटर लेके आ सकते हैं। लेकिन ये उनको नहीं लाना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि अब उनको जो है जितना भी मैंने PTI के दोस्तों को देखा है कि जैसे उनको अपने सारे 3 साल का जो इनकी जो नालायकी और नाली थी उसका सारा मलबा हफीज शेख साहब पे डाल दिया है कि हफीज शेख साहब ने सारा हमारी मैशत तबाह कर दी, महंगाई कर दी, टैक्स लगा दिए, पेट्रोल कीमतें। आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल जो है वो 1 रुपए कम कर दिया, बढ़ाया कितना 3 सालों में देखें। और अभी आपका बजट से पहले कितना बढ़ेगा और बजट में क्या करेंगे? ये तो हर महीने पेट्रोल की कीमतें, आप तो पहले कहते थे हमारे दौर में, माजी के दौर में, कि जी पेट्रोल बम गिरा गए। अब कहते हैं कि जी वो 10 रुपए की समरी होती है, 20 रुपए की समरी होती है, 10 रुपए बढ़ा देते हैं। लोगों की सहूलत के लिए 20 रुपए नहीं बढ़ा रहे, 10 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें जो है जब से हो रही है तो मतलब आपके सामने है। अब अवामी नुमाइंदे भी आ रहे हैं, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन वो माजी में भी अवामी नुमाइंदे अगर आप देखें तो वो जो है वो चीनी के स्कैंडल में अवामी नुमाइंदे साहब भी मुलविस थे। सही, चले इसका जवाब लेते हैं फारूक हबीब साहब से। वजीर चेंज हो रहे हैं और भी वजीर चेंज हो रहे हैं। अभी तक कप्तान साहब जो है 3 साल में अपनी टीम नहीं मुख्तस कर सका। आज तक इनको ये नहीं पता किसको मैंने किधर खिलाना है। अब तक 3 साल में टीम नहीं बना सके तो ये आगे क्या करेंगे? चलें, इसमें 2-3 चीज़ें कुंडी साहब हैं। मेरा ख्याल है एक छोटा सा कमेंट करता हूँ, फिर आपसे भी एक सवाल और फिर फारूक साहब से भी एक सवाल। देखिए, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि हुकूमत की साख बड़े ज़बरदस्त तरीके से दाव पे लगी है। अगले 2 सालों में गैर मामूली इक़दाम अगर नहीं उठाए जाते तो फिर लोग बातें करेंगे जी तब्दीली का नारा वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, मान लिया है कि अब फॉर द टाइम बिंग चीज़ें कुछ ठीक हुई हैं। IMF का प्रोग्राम रिज्यूम होने के बाद फिर यह आज का लेटेस्ट फैसला $2.5 बिलियन के यूरो बॉन्ड 3 किस्तों में 3 सीरीज़ में जाना और फिर $1.3 बिलियन की वर्ल्ड बैंक की इमदाद का ऐलान होना और फिर $500 मिलियन का लेटेस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आना, ज़ाहिर है इससे हमारे रिजर्व बेहतर होंगे और फिर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी इसे बढ़ेगा। ये अपनी जगह पे है। लेकिन अहम सवाल जो सब क्वार्टर में पूछा जा रहा है कि जी हुकूमत रिलीफ देने के लिए आई थी, रिलीफ के नारे पे आई थी, गुर्बत खात्मे पे आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना और गुर्बत का खात्मा, और फिर ये महंगाई की बात अक्सर क्या करते थे। अब ये सब लोग उठते बैठते यही बात कर रहे हैं। ये जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, जो IMF का एजेंडा है, वो तो फ़ारूक साहब और कुंडी साहब किसी तरह भी आपकी महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस आज कम हुई हैं, जैसे आप कह रहे थे, फिर बढ़ जाएंगी। फिर इंटरेस्ट रेट ठीक है 13 से 7% हो गए हैं, लेकिन बहुत से हवालों से चीज़ें जो है ना, बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। गैस के लिए आप देख लें 900 रुपये का इजाफी बोझ आने जा रहा है बिजली पे, फिर 220% सुई सदरन सुई नादरन वो कह रहे हैं जी बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह से और चीज़ों पे जब चीज़ें बढ़ाई जाएंगी तो फिर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी पे पड़ेगा।
2023 फिर आएगा तो सूरत हाल किधर जाएगी? आपको लगता है कुंडी साहब कि ये हुकूमत जो वादे कर रही है अब पूरे करने में कामयाब होगी और इसका जवाब फिर फारूक साहब से भी लेंगे? देखें, आपने एक लंबी चौड़ी बात की जिसमें आपने बात की कि हम ये चीजें ऐसी हुई है। मुझे बताएं वो किस उस पे हुई है। ये तो आप फारूक साहब के एक वफाकी वजीर हैं जो इलेक्शन से थोड़े दिन पहले कहते थे कि जब हम आएंगे, और वो बड़ा सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल हुआ पड़ा है, 100 अरब रुपए IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब रुपए जो है हम जो है वर्ल्ड बैंक को देंगे, उनके मुंह पे मारेंगे। इन्होंने तो पूरा स्टेट बैंक ही मार दिया, उनको स्टेट बैंक के उनके हवाले कर दिया कि आप जो है स्टेट बैंक के साथ पाकिस्तान का जैसे खेलते थे खेलें, बाकी इदारों के साथ क्या कर रहे हैं। हम तो इस इंतजार में थे कि ये रिलीफ देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को छत देंगे, उसके बाद जो है वो जो मकानात के वादे के वो बनाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बनाएंगे। लेकिन आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। सब आप देखिए, रोजाना हम देख रहे हैं कि फलां लोग, महंगाई बढ़ रही है। क्या आपने सरकारी मुलाजमी की तनख्वाहें भी बढ़ाई है? क्या आपने जमींदारों या किसानों को कोई रिलीफ भी दिए? आप तो सारे ये लगे, मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ जिसने परफॉर्म नहीं किया, जिनके ऊपर इल्जाम लगे या जो मुलविस थे, आटा, चीनी और दवाई मुख्तलिफ में मुलविस थे, उनके साथ आपने क्या किया? उनके साथ भी तो आपने कुछ नहीं किया, उनको भी तो आपने अपना रो दे दिया। चले ये मेरा ख्याल जी, फरोज साहब आप कमेंट कीजिएगा, जवाब भी दे दीजिएगा, और एक सवाल मेरा भी ले लें कि ये अब जबकि फुल फ्लैज आपने हमाद साहब को वज़ीर ख़जाना बना दिया है, अब ये खबरें आ रही हैं कि शौकत तरीन साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना है उनको एडवाइज़र बनाया जाएगा। ये फिर इनके आपस में झगड़े होंगे, और फिर वैसे भी आइनी और कानूनी तौर पर कोई ज़रूरत तो नहीं रह जाती फुल फ्लैज वज़ीर बनाने के बाद आप एडवाइज़र भी लगाएं। जी फारूक साहब देखें, बात यह है कि आप अपनी माशी टीम को हमेशा मजबूत करते हैं और उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स की भी हमेशा गुंजाइश होती है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। और जहां तक रही बात हमाद रजा साहब के हवाले से, तो आज उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े जबरदस्त ऐलानात किए हैं। ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, बल्कि जो LNG यूज करते हैं हमारे जो LPG की कीमतों के अंदर भी 14 रुपए किलो कमी का जो है वो ऐलान किया गया है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि तेल की कीमतें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट डिफाइन करती है, और हमने तो पिछले 1 माह से इसकी कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन हमने पेट्रोलियम लेवी को कम किया और हुकूमत ने उस बोझ को खुद बर्दाश्त किया, आवाम के ऊपर उसको ट्रांसफर नहीं किया। जहां तक रह गई बात शौकत तरीन साहब के हवाले से, तो शौकत तरीन साहब भी अपने सब्जेक्ट के एक माहिर हैं और अभी तक उस हवाले से जो है वो कोई फैसला सामने नहीं आया। फरूक साहब 15 लोगों की काबीना से आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं मामला चलाऊंगा, 52 तो हो गए हैं और फिर और बढ़ते चले जा रहे हैं। एहतशाम साहब, बात यह है कि ये बातें अब जो हैं वो सतही तौर के ऊपर रह गई हैं, लेकिन हमने अमली तौर के ऊपर देखना है कि हमने अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। अभी कुछ बातें आप कर रहे थे महंगाई के हवाले से, हमने लोगों को इस शो से बैठ के एजुकेट भी तो करना है ना। हमने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात के मामलात को नहीं दोहराना। बात यह है कि आज आपका दिया मीर भाषा डैम बन रहा है, आज आपका मोमन डैम बन रहा है, 4500 मेगावाट बिजली जो है वो दिया मीर भाषा डैम से आएगी, मोमन डैम से 800 मेगावाट बिजली आएगी। अब 1967 के बाद यानी तरबेला डैम के बाद हमने कोई बड़ा डैम बनाने की तौफीक नहीं की। अब जिम्मेदार कौन है? यही लोग जो 3-3 बार तजर्बे कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन्होंने नहीं किया, हमने आके इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब पन बिजली आएगी, यकीनन सस्ती होगी, सस्ती फराहम कर देंगे पाकिस्तान के लोगों को। महंगी बिजली लगा के गए, उसके मादों को आज हम रिव्यू कर रहे हैं, हमें वो भुगतना पड़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको पता है कि उसका बोझ आवाम के ऊपर आता है। लेकिन जो बुनियादी चीज है उसको हमने ये देखना है कि आज आपके तमाम माशी इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। आज स्टेट बैंक से हम नोट नहीं छपवा रहे, मौजूदा हुकूमत बोरिंग नहीं कर रही, मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने अखराजात के अंदर भी जो प्राइमरी बैलेंस है हमारा, लेकिन 1500 अरब तो आप ले चुके हैं, 15,000 अरब तो आप ले चुके हैं, जिसमें से 6,000 अरब आपने वापस उसकी भी शाम साहब उसकी भी एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। उस 15,000 अरब रुपए में से हमने 6,000 अरब रुपया डेट सर्विसिंग के लिए दिया है, और उसके अलावा हमने बाकी 4,000 अरब रुपया हमने वहां पर जो उनका इंटरेस्ट पेमेंट में अदा किया। 3,000 अरब रुपया हमने कोविड जो स्टिमुलस पैकेज दिया था जिसमें 200 अरब रुपया लोगों को अदा किया गया, कैश पेमेंट की गई, उनके अंदर इस्तेमाल हुआ हेल्थ केयर के निजाम को ठीक करने के हवाले से। और अभी हम कोई कलील मुद्दती कर्जा नहीं ले रहे। अब हुकूमत अपने पांव के ऊपर खड़ी हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, और आज आप ये देखें, ठीक है, लेकिन फरूक हबीब साहब आप नहीं समझते कि ये जो मैशत के अदादोशुमार आप बता रहे हैं, आम आदमी को बेसिकली इनसे कोई गर्ज नहीं। आम आदमी सिर्फ ये देखता है कि आटे, चीनी, बिजली, गैस की कीमत क्या है, रोजगार के मौके कितने हैं। जो नारे, जो दावे लेकर आप आए थे
वो क्यों नहीं हुई, रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुई? आपको नहीं लगता कि अब वक्त कम है और आगे जाहिर है इलेक्शन स्टॉक में भी मार्केट का भी आपने हाँ। जिक्र किया है। स्टॉक मार्केट 2 दिनों में 90 अरब रुपया लोगों का डूब भी गया है। देखें, बात यह है कि जहां तक रही स्टॉक मार्केट की बात, तो वो एक सेंटीमेंट होता है, और मैं ये समझता हूं कि एक सेंटीमेंट, जब पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, आज पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आए हैं, उससे मार्केट जो है वो दोबारा रिवाइव कर जाएगी। कहाँ 28,000 के ऊपर खड़ी थी, कहाँ आज 45,000 के ऊपर मार्केट ने रिकवर किया है। ये तो जितनी आपने बात की है, ये तो वहां पर कारोबारी ट्रेडिंग के अंदर जो लोग वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर रेडी वाला छाबड़ी वाला ट्रेडिंग तो नहीं करता ना, लेकिन वहां पर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये उनके कारोबार का हिस्सा है, वहीं से वो पैसा कमाते भी हैं, वहीं पे वो उनका नुकसान भी होता है, वो कवर अप हो जाता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आपका एक इंडिकेटर होता है माशी स्टेबिलिटी के हवाले से। कल यूरो बॉन्ड आए हैं, 5 अरब डॉलर की इंटरेस्ट लोगों ने इजहार किया, हमने 2.5 अरब के मार्केट में पेश किया। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के 5 साल, 10 साल, 30 साल मुद्दत के जो यूरो बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर एतमाद का चलो इजहार है। फरूख साहब, आम यहाँ आदमी के हवाले से ये चीनी की सीटियां बात नहीं कर लग रहे रही, हैं, हो रही, सट्टेबाजी आवाज़ उस पर नहीं जो हो रही है, चीनी के सही। ऊपर पैसा कमाया जा रहा है धड़ाधड़ मिल ओनर की तरफ से, इसको कैसे देखें, रोकेंगे आप? सही, इस देखिए, पर ये आज श्याम कुछ साहब एक्शन भी बदकिस्मती हुआ। बहरहाल से- डिटेल से जवाब लेंगे फरूख हबीब साहब से। इसका एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्त लेते हैं, मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। अब जरा आ जाते हैं ऑपोजिशन की सियासत पर। फैसल करीम कुंडी साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो कुंडी साहब, पीडीएम को अब क्या ख़त्म ही समझा जाए? क्योंकि हमने देखा कि बात इल्ज़ामात से शुरू हुई, फिर ज़ाती हमलों तक आ गई। आज तो जेयूआई मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया। ये अचानक क्या हो गया कुंडी साहब? कल तक तो हम देख रहे थे कि इन्हें यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें हो रही थी, अचानक क्या हो गया? देखिए, हमारी सीसी की मीटिंग 5 तारीख को होने वाली है और उसके बाद हम पीडीएम के अपने दोस्तों के पास जाएंगे। पीडीएम के साथ हम अपना बैठेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि वो यूसुफ गिलानी साहब को क्यों नहीं मानते कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं है। क्या हमारे पास मेजोरिटी नहीं है? हमारे पास साइड में बिल्कुल मेजोरिटी। हम नहीं चाहते पीडीएम खत्म हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि मीडिया के जरिए बातें हो और तरह बढ़े। हम आमने सामने बैठना चाहते हैं और आमने सामने डायलॉग्स और बातें करना चाहते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, और वो इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के शिकार हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप ये लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को दे दें या किसी और को दे दें। लेकिन कुंडी साहब, इसमें एक और इशू आ गया। आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं कौमी असम्बली के, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आज जिस तरीके से PMLN ने दावा कर दिया है कि उनके पास 27 सेनेटर्स हैं और वो आपके पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हैं, तो क्या अगर वो 27 सेनेटर्स लेके चले जाते हैं चेयरमैन सेनेट के पास, तो फिर क्या होगा? आपके नंबर गेम में तो आगे चले जाएंगे, क्या फिर तब्दील हो जाएंगे आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन? नहीं, उनके पास 27 मेंबर्स PMLN के नहीं है। PMLN के मेंबर्स थोड़े हैं, ठीक है। वो उनके पास 27 मेंबर उस वक्त होंगे जब उनके साथ शामिल उनकी पार्टी ज्वाइन करें। तो हाँ, इत्यादियों के साथ हो सकते हैं। हम तो जेयूआई अगर वोट करें और बाकी जमातें वोट करें तो फिर, लेकिन हमारे पास 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। और उनका मेजोरिटी आती है, जो जमहूरी प्रोसेस है, हम तो कहते हैं कि अगर उनकी मेजोरिटी आती है तो उनका हक बनता है। कल हमारे पास मेजोरिटी अगर आती है और हम हुकूमत को टॉपल कर सकते हैं, इन हाउस चेंज ला सकते हैं, तो कहेंगे हम क्यों नहीं लगेंगे, हम एक भी इंतजार नहीं करेंगे। तो ये बात मैं कह रहा हूँ, जब बिराज नवीर साहब को भी अगर पब्लिक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, हालांकि लीडर ऑफ द अपोजिशन को होता है, प्रोजेक्ट होता है, वो बनते हैं, तो हमें तो एतराज नहीं है कि आप उस पार्टी किसी को बना दें। तो ये चीजें जो है, इस चीज का करना, और फिर ऐसा नहीं, हमने तो ये नहीं कहा कि पंजाब में चले फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ वापस भी आएंगे। आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। एहतशाम साहब, ये जो सारे मामलात हैं, अब ज़ाहिर है अभी फैसल करीम कुंडी साहब तो बात करेंगे पीडीएम के इजलास में ही जो फैसले होंगे, जो बात होगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब ने तो ज़ाहिर है बराह रास्त ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की जो शिकस्त था वो किसी धांधली का नहीं, पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली का नतीजा था। बाकायदा स्ट्रैटेजी के तहत 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद करवाए गए। तो आपको क्या लगता है इस सब के बाद फिर क्या रह जाता है?
है? देखें, अब मेरा ख्याल है राहें तो जुदा हो गई हैं। अब फॉर्मली अब एक इंतज़ार किया जा रहा है। मेरा ख्याल है वो इंतज़ार भी फ़ायदा नहीं है। सीईसी की मीटिंग पीपल्स पार्टी की होनी है, लेकिन उससे पहले आप देख लें, कायरा साहब से लेके सईद गनी साहब से लेके और चीफ मिनिस्टर सिंध के, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि जी हमारा उसूली मौक़िफ़ पे हम कायम है कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, और ये है कि जो भी होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। इन हाउस चेंज की तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के हवाले से जो कह रहे थे जरदारी साहब लेके जाएं PMLN और PMLQ और पीपल्स पार्टी मिल के बुज़दार हुकूमत को हटाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ज़रूरत नहीं है, बुज़दार वीक आदमी बैठा रहे, हमारे लिए अच्छा है कि 2023 में जो है ना हम बेहतर तरीके से अपने बंदों को लेके आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ असल ख़तरा उनको ये है कि अगर बुज़दार को हटाने के बाद परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट बनते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो जरदारी साहब ने गेम तो उलट दी है। अब एहसन इकबाल साहब कुछ भी कहें, अब जो मर्ज़ी कहें, लेकिन जो सियासी फ़ायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया। अब सीईसी की एक मीटिंग के बाद फॉर्मली फिर वो अनाउंस कर देंगे। अब असल सवाल ये है कि जो बार बार ये कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी को लहदा करना है, अब ये सियासी सवाल है कि पीपल्स पार्टी को लहदा करें, तब धचका लगेगा PDM को। पीपल्स पार्टी खुद छोड़ कर चली जाए, फिर एक धचका लगेगा। तो प्रोसेस में तो फ़ायदा PTI का हो रहा है ना। लोग तो कह रहे हैं कि जी जो एक्सपोज होने थे वो हो गए हैं, इनके जो अपने ज़ाती इख्तलाफात थे और फिर ज़ाती मफादात की सियासत हो रही थी, असूली सियासत किसी ने नहीं की। पीपल्स पार्टी दावा करती रही नज़रियाती सियासत। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं पहले नज़रियाती था, मैं अब नज़रियाती हो गया हूँ, और पीपल्स पार्टी के बारे में कहते हैं कि अब वो नज़रियाती नहीं रहे, वो मफादाती हो गए। ठीक है, आप एहतशाम साहब कह रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस का फायदा जो है वो PTI को होगा। फरूख हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और एक चैलेंज उसमें PDM भी था। जाहिर है ऐसा लग रहा है कि PDM तो अब खत्म ही समझा जाए, लेकिन जाहिर है ऑफिशियली तो ये अलग नहीं हुए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। आपको लगता है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं आगे चल के तो मुश्किल हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए? आप कह रहे हैं कि जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ये टाइम फिश फिश हो गई है। देखिए, बात ये है कि इस मौका के ऊपर तो आप मेरा स्माइलिंग फेस ही चला दें तो वही काफी है, वही बहुत अच्छा रिस्पांस होगा इनके लिए। अब हम तो चाहते हैं कि ऐसा इत्तेहाद जो है वो कायम रहना चाहिए। अच्छा। और ऐसी लड़ाई जो है वो इनकी जारी रहनी चाहिए। और आज देखें कि टिकटों की ऑफरें देकर, पैसों की ऑफरें देकर सेनेटर बनवाया गया यूसुफ रजा गिलानी को। आज यूसुफ रजा गिलानी इनको अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर कबूल नहीं है। ये कैसा दोहरा म्यार है, ये कैसी बातें हैं, ये कैसे असूल हैं? असल में मामला असूलों का नहीं, असल मामला है लालच का और मफादात का। लालच ने जो है वो मरियम सफदर की आंखों के आगे पर्दा डाल दिया। लालच के पर्दे ने 80 मेंबरान वाली जमात ने अपना सेनेटर नहीं लेकर आए, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर ले आए और घड़ी खुदा बख्श के ऊपर जिए भुट्टो के नारे भी लगा लिए, बिलावल को छोटा भाई भी बना लिया। देखिए फरोज साहब, ये बताएं, ये तो एक मुद्दा जो है खुल गया है। इस मसले को तो, पजल को तो हल करें ना, जो कितने अरसे से चल रहा है कि पंजाब में 5 सेनेटर बगैर इलेक्शन के आप PMLN के बने, 5 ही सेनेटर आपके बन गए। वहाँ पे कौन सी मफामत की सियासत आपने PMLN के साथ की थी जो अब बिगड़ गई है? देखें, बात यह है, वो तो PMLN बता दे, लेकिन उसमें भी पीपल्स पार्टी का एक किरदार था। अगर पीपल्स पार्टी अपना एक सेनेटर विदड्रॉ ना करती, जो इसका फैसला इन्होंने करना था, तो इलेक्शन बिला मुकाबला ना होते। तो वहां भी पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर जो है वो विदड्रॉ कर लिया अपने उम्मीदवार को। और देखें, अब इनके 6 तो मेंबरान हैं वहां पर पंजाब के अंदर। उन 6 मेंबरान में से भी बहुत सारे मेंबरान वजीर आला से जाकर मुलाकातें करते हैं, अपने हल्के के मसाइल वहां पर हल करवाते हैं। तो ये 6 लोगों के साथ किस तरीके से अदम एतमाद के ख्वाब देख सकते हैं, और PMLN भी इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो अब तो इन्होंने आपस में लड़ना है, इन्होंने एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना है, जो कि सच कह रहे हैं, सच बयान कर रहे हैं, और इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना दिलों में एहतराम है, कितना एतमाद है, वो भी खुल के सामने आ गया। अवाम की जान ये क्या लड़ेंगे, ये तो आपस में ही लड़ पड़े हैं। जी कुंडी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपस में लड़ पड़े हैं, प्रोसेस में फायदा PTI को हो रहा है, तो वे तो अब मानने वाली बात है कि इख्तलाफात की खलीज बहुत बड़ी हो गई है, वापसी का लगता नहीं कि मामला होगा। देखिए, पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं तो आपकी जब इत्तेहादी होते हैं, अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, कभी आपकी जो है वो आपके जो है वो फासले बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। बिल्कुल मेरे फरूख भाई को हंसना चाहिए क्योंकि मैं उस वक्त उनके चेहरे देखे थे जब यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सेंट इलेक्शन जब जो है वो इस्लामाबाद से जीते थे। लेकिन ठीक है, हम कहते हैं कि PDM जो है वो उसके बाद होती है डिक्टेटरों के खिलाफ एक जल्दी है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है डिक्टेटरों के सामने। हाँ, सिविल डिक्टेटर है, लेकिन वो उस किस्म के डिक्टेटर नहीं है जो कि डिक्टेटर थे या
मुशर्रफ लीडर थे, उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं साहब लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में अगर कोई दुखी शख्स है तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। आपका भी DI खान से ताल्लुक़ है, वो वहाँ जाके बैठ गए हैं, वो अपोजिशन वाले, तो उनके मुखालफिन तो यही कहते हैं कि सियासी बीमारी उनको भी लगी, मरियम साहबा को भी लगी, हम नहीं कहते। लेकिन क्या लगता है कि वाकई बहुत डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वो, और वो बहुत मायूस हो गए हैं दोनों पार्टियों से? देखिए, मैं तो उनका मौलाना साहब का तर्जुमान नहीं हूँ, तो मौलाना साहब भी बता सकते हैं, उनके तर्जुमान भी बता सकते हैं कि वो दुखी है नहीं। लेकिन आज मैंने उनके एक तस्वीर देखी है जो कि सोशल मीडिया पे लगी और इंफॉर्मेशन ग्रुप में भी शेयर हुए, जो उनके पार्टी के दोस्त थे, उनके जो उनको माजी में छोड़ गए थे तो चंद अर्सा पहले, उन्होंने आज उन पर कॉल ऑन की थी। और अगर वो बीमार है तो खुदा उनको सेहत दे। वज़ीर आज़म साहब भी बात है, उनकी सरदारी की दुआ की है। हम अपने मुखालफों की सियासी मौत चाहते हैं, हम किसी भी मौत मिली है तो रस्ते भी हम नहीं कहेंगे कि उनको कोई सही चले। ये तो एक अच्छा जस्टर है फैसल करीम कुंडी साहब। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।